आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे तुर्की और सीरिया में जो आप भूकंपीय गतिविधियां देख रहे हैं उसी के संदर्भ में, और ये भी जानेंगे कि ये जो भूकंप आया है इसका कारण क्या है। ठीक है, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल में लगातार इस चर्चा को देख रहे होंगे। लगातार आप देख रहे हैं कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हाल में अगर देखें तो लगभग 8,000 के पार, 8,000 के पार लगभग आपके वहाँ पे मरने वालों की संख्या पहुंच गई है। ठीक है, कई देशों से सीरिया तुर्की को सहायता भी दी जा रही है, उसमें भारत भी आपका एक देश है जो इन देशों को सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर ये जो भूकंपीय गतिविधियां हो रही है इसका कारण क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं कि आखिर ये भूकंप आया कब था। तो आपका ये भूकंप आया था 6 फरवरी 2023 को। क्या आया? ये भूकंप आया। ठीक है, भूकंप जो ये आया था ये किस भाग में आया तुर्की के? तो यह तुर्की के, चूंकि वर्तमान में अब इसका तुर्कीय नाम हो गया है, तो तुर्कीय के ये दक्षिणी और मध्य भागों में देखने को मिला है। दक्षिणी व मध्य भागों में। और सीरिया के, चूंकि सीरिया तुर्की से लगा हुआ देश है, तो सीरिया के ये उत्तर और पश्चिमी भागों में देखने को मिला है। उत्तर पश्चिम भागों में देखने को मिला है। ठीक है, अब ये जो भूकंप आया इसकी तीव्रता क्या रही? तो इसकी तीव्रता मापी गई है रिएक्टर स्केल पे 7.8। चूंकि 7.8 परिमाण या मैग्नीट्यूड का ये भूकंप है। देखो, भूकंप मापने की दो इकाइयां हैं, एक है आपका मार्केली पैमाना और दूसरा है आपका रिक्टर पैमाना। चूंकि मार्केली पैमाना में सिर्फ विनाशकता की दर को मापा जा सकता है, लेकिन जो आपका रिक्टर पैमाना है इसमें आप ऊर्जा की मात्रा और उसकी तीव्रता दोनों को नाप सकते हैं। ठीक है, और चूंकि रिक्टर पैमाना आपका क्या है, एक ओपन एंडेड स्केल है, यानी कि कभी भविष्य में और अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं तो आसानी से उसको बढ़ा करके मापा जा सकता है। लेकिन जो आपका मार्केली पैमाना है वो एक क्लोज एंडेड स्केल है। कहने का अर्थ ये है कि मार्केली पैमाना से ज्यादा शुद्ध रूप में भूकंप के जो तरंगों की जो तीव्रता है उसकी जानकारी और जो ऊर्जा मुक्त होती है उसकी जानकारी रिक्टर स्केल पे स्पष्ट रूप से नजर आती है। ठीक है, तो चूंकि 7.8 तीव्रता का ये भूकंप रहा है, तो ये जो भूकंप रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि भवन और आधारभूत संरचनाएं क्या हो चुकी है, जमींदोज हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, और लगातार जान माल की जो नुकसान है उसकी क्या होती जा रही है, उसमें वृद्धि होती जा रही है, लगातार बढ़ती ही जा रही है संख्या। ठीक है, अब 6 फरवरी 2023 को तो ये भूकंप आया था। इसके बाद कई छोटे छोटे 3 से 4 झटके भी लगातार क्या किए गए हैं, महसूस किए गए हैं, है ना। तो ये जो भूकंप है आपका, आखिर इसका आने का कारण क्या है? ठीक है, तो इस सबसे पहले आप देखिएगा तुर्की की स्थिति देखेंगे। जैसे अगर हम, तो कुछ इस प्रकार से आपको तुर्की का क्या मिलेगा, मैप मिलेगा। ठीक है, ये है आपका तुर्की। भौगोलिक एरिया के आधार पर अगर हम इसको देखें तो हम इसको कहते हैं अनातोलिया का पठार। क्या कहते हैं? अनातोलिया पठार। ठीक है, राजनीतिक रूप में इसका नाम क्या है? तो राजनीतिक रूप में उसका नाम है तुर्की है। ठीक है, इसके बाद यहीं पर आपका लगा हुआ है इससे क्या, सीरिया। ये जो आपका भाग है ये किसका है? ये है सीरिया का। ठीक है, अब यहाँ पर इसके चारों ओर की स्थिति को थोड़ा समझो, क्योंकि इसकी जो भूकंप आने की जो घटना है इसके चारों ओर की अवस्थिति के आधार पर ही क्या हुई है, निर्मित हुई है। ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा काला सागर। क्या मिलेगा? काला सागर। ठीक है, इसके आपको पश्चिम में मिल जाएगा यहाँ पर एजियन सागर, एजियन सागर। ठीक है, और इसके दक्षिण में यहां पर आपको मिल जाएगा भूमध्य सागर। ठीक है, तो ये तो इसके आसपास की क्या हो गई, सागरीय स्थिति इसकी भौगोलिक स्थिति होगी। इसके बाद यहीं पर आप देखेंगे तो भूमध्य सागर के नीचे ही आपको क्या मिलेगा, अफ्रीका। ठीक है, सीरिया और इसके आप दक्षिण और पूर्व में देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा अरेबियन प्रायद्वीप। ठीक है, और इसके उत्तर में आप देखेंगे तो यहां पर मिल जाएगा यूरेशिया।
यूरेशिया, ठीक है। यूरोप और एशिया दोनों से लगा हुआ है आपका तुर्की। यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये हो गई इसकी क्या भौगोलिक स्थिति। अब यहाँ पर जो ये भूकंप आया है, यहाँ क्या है आपकी एक यूरेशियाई प्लेट, ये क्या हो गई आपकी अरेबियन प्लेट, और ये क्या हो गई आपकी अफ्रीकियन प्लेट, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका अनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक। कहने का अर्थ ये कि जो ये अनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक है, इसको तीन ओर से प्लेटों ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। तो ये जो प्लेट अलग अलग प्लेटें हैं, तो इनके मध्य क्या होगी, कुछ जगह भी खाली होगी। तो ये जो जगह इनके बीच खाली है, ये जो इन प्लेटों के मध्य ये जो रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों को कहा जाता है फॉल्ट। इन रिक्त स्थानों को क्या कहा जाता है, फॉल्ट कहा जाता है। इन रिक्त स्थानों को क्या कहा जाता है, फॉल्ट। इन्हीं फॉल्ट के सहारे ही क्या यहाँ पर निर्मित हुए हैं, भूकंप निर्मित हुई है, ठीक है। अब ये जो प्लेटें हैं, मैं बार बार प्लेट वर्ड बोल रही हूं, तो ये जो प्लेट शब्द है, ये प्लेट शब्द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में निकल करके आया, जो कि प्लेट वर्ड को यूज किया गया पहली बार टूजो विल्सन के द्वारा। और ये प्लेट जो वर्ड है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ही निकल कर आया। उसमें जो प्लेट का मतलब बताया गया है वह ये है कि आपके स्थल मंडल को क्या बोला गया है, प्लेट बोला गया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये स्थल मंडल क्या है। देखो पहले इसको समझो, फिर यहाँ क्या हुआ मैं वो आपको बताऊंगी, है ना। तो यहाँ पर स्थल मंडल क्या है, तो आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना से भली भांति परिचित होंगे, इतनी मैं आशा करती हूँ। आप यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर क्या है, महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों संरचना, ठीक है। अब यहाँ महासागरों के नीचे जो आपको क्रस्ट का भाग है, इसको कहते हैं महासागरीय क्रस्ट, और महाद्वीपों पे इसको कहते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट, ठीक है। कुल मिला के आप देखेंगे कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी संरचना क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। ये जो क्रस्ट है लगभग आपका 45 से 55 किलोमीटर की मोटाई वाला आपका क्या मौजूद है, क्रस्ट मौजूद है। इसके बाद आपकी शुरू होती है मेंटल की संरचना, ठीक है। मेंटल जो कि आपका दो भागों में बटा हुआ है, एक कहलाता है अपर मेंटल और दूसरा क्या कहलाता है, लोअर मेंटल। ये जो आपका अपर मेंटल है, ये अपर मेंटल का लगभग 55 से 45, अगर 55 है तो 35, 45 है तो 55, लगभग आपका अगर हम इसको क्रस्ट को 45 मान ले, तो आपका जो मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा लगभग कितना 55 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है, और इन दोनों को प्लस कर दो तो लगभग हो जाता है आपका 100 किलोमीटर। तो ऊपरी मेंटल का ऊपरी हिस्सा, क्या मैं बोल रही हूं, ऊपरी मेंटल का ऊपरी हिस्सा लगभग कितने किलोमीटर तक का, 55 किलोमीटर तक का ऊपरी मेंटल का ऊपरी हिस्सा किसमें जुड़ा हुआ है, क्रस्ट में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों मिलके ऊपरी मेंटल का ऊपरी हिस्सा और पूरा क्रस्ट मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, स्थल मंडल का। तो आपने सुना होगा स्थल मंडल की मोटाई लगभग कितनी प्राप्त होती है, 100 किलोमीटर की। अब ये जो स्थल मंडल आपको 100 किलोमीटर का प्राप्त हो रहा है, ऊपरी मेंटल में ही जितना हिस्सा स्थल मंडल से जुड़ा हुआ है, उसके बाद का जो हिस्सा है वो किस रूप में है, तरल और अर्धतरल रूप में है, जिसको क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल। क्यों ये तरल और अर्धतरल अवस्था में है, मैंने पहले भी कक्षाओं में आपको बताया था कि यहाँ रेडियो सक्रिय जो तत्व है उनकी सर्वाधिक अधिकता है। इस कारण यहाँ के जो पदार्थ है, यहाँ की जो चट्टानें, वो कैसी अवस्था में प्राप्त होती है, पिघलित अवस्था में प्राप्त होती है। चूंकि ये तरल या अर्धतरल अवस्था में आपको दुर्बलता मंडल प्राप्त होता है, ये जो पूरा स्थल मंडल का 100 किलोमीटर का भाग है, इसी दुर्बलता मंडल पर क्या हो रहा है, उत्प्लवित हो रहा है, तैर रहा है, ठीक है। अब चूंकि ये जो स्थल खंड है पूरा एक जैसा नहीं है, कहने का अर्थ ये कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग भाग इसके हैं। जैसे कि आपने प्लेट में पढ़ा था, बड़ी प्लेटें, छोटी प्लेटें, उप प्लेटें, अन्य प्लेटें, है ना। तो ये अलग अलग भागों में ये प्लेटें बटी हुई है, जिसमें से एक प्लेट आपकी ये हो जाती है, दूसरी प्लेट आपकी यूरेशिया वाली हो जाती है, तीसरी प्लेट आपकी अरेबियन प्लेट हो जाती है, और चौथी कौन सी हो जाती है, अफ्रीका प्लेट। अब अफ्रीका जो प्लेट है ये कहाँ सरक रही है, उत्तर पूर्व की ओर। तो इसने क्या करी, अपना उत्तर पूर्व की ओर मूव करी। ये सारा स्थल मंडल इस अर्ध तरल दुर्बलता मंडल पर क्या हो रहा है, तैर रहा है। ये बात स्पष्ट तौर पर दिमाग पर रखना, ये स्थल मंडल तैर रहा है, यानी कि
रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब अफ्रीका की जो प्लेट है ये उत्तर पश्चिम की उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है, तो अफ्रीका की प्लेट ने उत्तर पूर्व की ओर मूव करी, अरेबियन प्लेट ने आपकी जो अरेबियन प्रायद्वीपीय है, जो अरेबियन प्लेट है इसने उत्तर पश्चिम की ओर मूव करी, और जो यूरेशिया प्लेट है इसने दक्षिण की ओर मूव करी। तो जब ये तीनों प्लेटें क्या करने लगी, गति करने लगी, तो गति करने के उपरांत इनके किनारे किनारे ये जो भाग दिख रहे हैं, अंदरूनी भाग है ना, यहाँ स्पष्ट तौर पर आपको दिखेगा नहीं कुछ भी, अंदरूनी भागों में क्या हुआ, घर्षण उत्पन्न हुआ। ये जो घर्षण उत्पन्न हुआ, इस घर्षण के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का क्या होने लगा, धीरे धीरे संचय होने लगा, ऊर्जा धीरे धीरे क्या होने लगी, एकत्र होने लगी, और एक समय बाद यानी ऊर्जा एकत्रीकरण की क्रांतिक सीमा को पार कर लेने के बाद ये ऊर्जा क्या करी, बाहर निकलने लगी। अब ये ऊर्जा बाहर निकलने लगी यानी कि अब क्या करेगी, धरातल पर आने का प्रयास करेगी। तो ये जो ऊर्जा है अब इनको क्या कहेंगे, तरंगे कहेंगे। और भूकंप के दौरान जो निकलती ऊर्जा है अर्थात जो तरंगे है, ये दो प्रकार की आपको प्राप्त होगी। एक आपको प्राप्त होगी बॉडी वेव जो कि कहाँ चलेगी, धरातल के अंदर ही चलेगी। कौन कौन सी चलती है, पी चलती है, एस चलती है, पीजी चलती है, एसजी चलती है, पी स्टार चलती है, एस स्टार चलती है। इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी कक्षाओं में पढ़ा रखा है, ठीक है। इसके अलावा एक होती है आपकी सरफेस वेव्स, जो ये आपकी सरफेस वेव्स है, ये मुख्य तौर पर एक आर होती है, एक एल होती है। यही दो आर और एल जो कि धरातल पर आती है, यानी जहां से ऊर्जा मुक्त हुई वो उसका क्या कहलाता है, भूकंप मूल या फोकस। अंदरूनी भाग से कहीं से ऊर्जा निकली वो क्या कहलाया, भूकंप मूल या फोकस, ठीक है। और जहां पर सबसे पहले धरातल पर ये ऊर्जा आके टकराई, अपने 90 डिग्री के कोण पर आकर के टकराती है, तो जहां पर ये आके सबसे पहले टकराएगी वो क्षेत्र उसका क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र। और उसी अधिकेंद्र से ये ऊर्जा क्या हुई, चारों ओर फैलना प्रारंभ हुई। क्योंकि आर और एल की गति कैसी होती है, स्लो होती है, धीरे धीरे धरातल पर चलती है। और धरातल पर जितनी भी चीजें मौजूद होती है, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आधारभूत संरचनाएं, बड़े बड़े भवन है ना, उनको क्या करती है, उनको हिलाते चलती है। मतलब कि अब वे क्या होंगे, धीरे धीरे जमींदोज होना शुरू हो जाएंगे। तो यही आपने देखा कि तुर्की में बड़ी की बड़ी बिल्डिंगें कैसी हो गई है, धस गई है, यानी भवन जमींदोज हो गए, आधारभूत संरचनाएं नष्ट हो गई है। क्यों, क्योंकि तीव्रता बहुत अधिक है, ठीक है। इतनी तीव्रता पे ऐसे ही विनाश होता है, ठीक है। तो ये तीव्रता बहुत अधिक है, इसी कारण ये स्थिति या ये दशा वहां पर आपको क्या मिली है, देखने के लिए मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, तो ये जो क्षेत्र है जहां पर अधिकेंद्र बना, ये जो क्षेत्र यानी तुर्की का दक्षिण और मध्य भाग और सीरिया का उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ पर आपको क्या देखने मिला है, सर्वाधिक नुकसान देखने को मिला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुर्की में ये पहली बार हुआ, इससे पहले भी तुर्की में जैसे 2020 में भी हुआ था, 1939 के दौर में भी हुआ था। तो लगातार भूकंपी गतिविधियां इस भाग में, इन क्षेत्रों में होती रहती है, ठीक है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या जब इतनी भूकंपी गतिविधियां होती है तो क्या हम इसकी पहले से सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते हैं क्या, ठीक है। कर तो सकते हैं, किया तो जा सकता है, लेकिन जो आपकी भूकंपी तरंगे हैं उनको यानी धरातल पर आने या ऊर्जा, जहां से ऊर्जा बनना शुरू हुई, ऊर्जा निकलना शुरू हुई, जब तक वो धरातल पर आती है तो हमको जानकारी बहुत देर से मिलती है। और जितनी देर से हमको जानकारी मिलती है उसके बाद कुछ नैनो सेकंड का ही समय होता है भूकंप आने में। अब वो नैनो सेकंड में हम इतने बड़े देश में या छोटे या बड़े देश में कहीं पर भी इतने बड़े स्तर पर जानकारी मुहैया नहीं करा पाते हैं। इसी कारण भूकंप गतिविधियां होती है उसके आने के पहले हमको स्पष्ट तौर पर जानकारी हासिल नहीं हो पाती, और हो भी पाती है तो हम उस स्तर पर कार्य नहीं कर सकते कि सबको हम क्या कर सके, जानकारी पहुंचा सके, सबको बाहर निकाल सके, हमको अवेयर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। देखिए भविष्य में क्या इस पे काम किए जा सकते हैं, क्या इसमें हो सकता है। बहरहाल स्थिति बहुत ही नाजुक है वहां की। हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि जल्द से जल्द वहां की ये दशाएं सही हो जाए, लोग सुरक्षित रहे। पर भयावह स्थिति है, अच्छी नहीं है, देख के बुरा लगता है ये सब, है ना। तो चलिए कोई नहीं, अब क्या करें, वो एक प्राकृतिक आपदा है, उस पर किसी का भी जोर नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है। बस अब ईश्वर पे छोड़ते हैं सब कुछ।
कामना करते हैं कि जल्दी वहाँ की स्थितियाँ सुधर जाए, राहत कार्य जल्द से जल्द वहाँ पर सारी स्थितियों को ठीक कर दे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए आपकी बस इतनी ही जानकारी थी। इसके संदर्भ में अगर आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा किसी और वीडियो या किसी और जानकारी के साथ आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।